एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि आज हमें स्टार्ट करना था चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट आखिर होती क्या है। बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें हम फाइनेंशियल एसेट्स को रिलेटेड डील करते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? बेसिकली जो हम शेयर्स में डील करते हैं, डिबेंचर्स में डील करते हैं, इन सबको फाइनेंशियल एसेट्स ही बोला जाता है। तो मार्केट जिसमें हम फाइनेंशियल एसेट्स से रिलेटेड डील करते हैं उस मार्केट को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट में जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो क्रिएट भी होते हैं और साथ ही साथ एक्सचेंज भी किए जाते हैं। मतलब कि फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल एसेट्स की क्रिएशन का मतलब फर्स्ट टाइम इशू होना और एक्सचेंज का मतलब जो ऑलरेडी इशू हो चुके हैं उनकी अथॉरिटी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाना। तो क्रिएशन का मतलब क्या हुआ कि वो पहली बार फाइनेंशियल मार्केट में आए हैं फाइनेंस मतलब मार्केट होने के लिए। लेकिन एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल एसेट जो है वो ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं और जिस इंडिविजुअल के पास है वो उन्हें किसी और को ट्रांसफ़र करना चाहता है। सो फाइनेंशियल मार्केट इज़ द मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अब बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या होता है? एक्चुअली इट परफॉर्म्स द एलोकेशन फैसिलिटीज़। मतलब कि फाइनेंशियल मार्केट की वजह से हम एलोकेट कर पाते हैं अपने फंड्स को, दैट इज़ फंड्स इन राइट प्रोजेक्ट फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। अब बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट की वजह से हम अपने फंड्स को प्रॉपरली एलोकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाते हैं ताकि वो राइट प्रोजेक्ट में लग के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। अब बेसिकली अगर हम जो फंड्स हैं उन्हें प्रॉपरली एलोकेट करेंगे तो उससे क्या क्या बेनिफिट होंगे? उससे दो बेनिफिट होंगे, दैट इज़ रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज होगा एंड सेकेंड इज़ स्कार्स रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली। मतलब कि जो हमारे फंड्स हैं अगर हम उनको प्रॉपरली एलोकेट करें कि इस प्रोजेक्ट में इतने, इस प्रोजेक्ट में इतने, तो पहला तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज होगा। मतलब कि उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बाद जो रिटर्न है उसका रेट इंक्रीज होगा एंड सेकेंड इज़ कि जहाँ पे हमारे स्कार्स रिसोर्सेज हैं, मतलब जहाँ पे फंड्स कम हैं या फिर जो रिसोर्सेज हैं वो इतने अवेलेबल नहीं हैं, तो उनको भी हम एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे ड्यू टू द एलोकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल मार्केट। Now the next topic is financial intermediation. अब basically financial intermediation होती क्या है? Actually it is a process जिसमें जो funds हैं उनको allocate किया जाता है। अब basically ये जो allocation का process है funds का, ये actually करता कौन है? Basically इसे दो लोग कर सकते हैं, या तो banks या फिर financial market। अब banks कैसे provide कर सकते हैं हमें finance? In the form of loans। और जो financial market है वो हमें कैसे प्रोवाइड कर सकती है? फंड्स इन द फॉर्म्स ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन क्या होता है? प्रोसेस जिससे जो फंड्स हैं वो प्रॉपरली एलोकेट हो पाते हैं। और ये कौन हमारी फंड्स को एलोकेट करने में कौन हेल्प करता है? बैंक्स लोन के थ्रू या फिर फाइनेंशियल मार्केट शेयर्स और डिबेंचर्स के थ्रू। Now the next topic is functions of financial market। मतलब फाइनेंशियल मार्केट आखिर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है बिजनेसेस के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए, या फिर जितने भी लोग एक कंपनी से या किसी भी कंपनी से जुड़े हुए होते हैं। तो बेसिकली इसके लिए जो मैंने मेमोरी टेक्निक बनाई है वो मैं पहले बता देती हूँ, दैट इज़ पीएम को बोलो एलओसी तोड़े। मतलब प्राइम मिनिस्टर को बोलो कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसे तोड़ दो ताकि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो आराम से फंक्शन कर पाए। तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट मतलब पीएम को बोलो एलओसी तोड़े ताकि हम फाइनेंशियल मार्केट जो है वो आराम से फंक्शन कर पाए। तो बेसिकली अब इसमें हमारे चार फंक्शंस हैं, पी और एम से एंड देन एल से एंड सी से। तो अब हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से इसके फंक्शंस। पहले मैंने एम से लिखा है क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मार्केट का, दैट इज़ मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड देयर यूजेज इन द मोस्ट प्रोडक्टिव वे। अब इस पॉइंट को समझने के लिए मैं पहले एक एग्जांपल देती हूँ। सपोजिंगली
हम जो हाउस होल्ड्स होते हैं उनके पास जो सेविंग्स होती हैं वो नॉर्मली उसका क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करके रखते हैं एफडी के रूप में, या फिर उसे अपने घर में रखते हैं। तो अगर जो सपोजिंगली हाउस होल्ड्स के पास सेविंग्स है, राइट, जो हाउस होल्ड्स के पास सेविंग्स है, अगर वो उनको फाइनेंशियल मार्केट में लगाएं और सपोजिंगली कोई फर्म है एक्स, उसमें अपनी इस सेविंग्स को लगाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हाउस होल्ड्स की सेविंग्स है वो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू फर्म्स के पास पहुंच गई, ताकि ये जो सेविंग्स है ये किसी प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट में यूज़ की जा सके। इन शॉर्ट, अगर वो सेविंग्स हाउस होल्ड अपने पास ही रखता तो वो बढ़ती तो नहीं ना, लेकिन अगर हाउस होल्ड उन सेविंग्स को या कोई भी बिजनेस या कोई भी इंडिविजुअल उसको फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू किसी भी फॉर्म में इन्वेस्ट करता, तो वो जो फंड्स थे, हाउस होल्ड की सेविंग के जो फंड्स थे, वो फॉर्म किसी प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट में यूज़ कर पाता, ताकि जो उसकी जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है फॉर्म की वो भी पूरी हो जाए, और साथ ही साथ जो हाउस होल्ड है उसे भी अपनी सेविंग्स के साथ रिटर्न भी मिलता रहे। तो यही है फर्स्ट पॉइंट, दैट इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मतलब फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है सेविंग्स को मोबाइल बनाने में, फ्रॉम द हाउस होल्ड, बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स टू द फर्म्स एंड देयर यूजेज इन द मोस्ट प्रोडक्टिव वे। मतलब कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो हाउस होल्ड्स या इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है उनकी सेविंग्स को मोबिलाइज करने में, ताकि वो उन्हें फर्म्स तक पहुंचा सके जो उन फंड्स को, उन सेविंग्स को मोस्ट प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर सके। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है फाइनेंशियल मार्केट का। नाउ नेक्स्ट इज प्राइस डिस्कवरी। अब बेसिकली प्राइस डिस्कवरी को आप प्राइस डिटर्मिनेशन भी कह सकते हो। मतलब कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्राइस डिटरमाइन किया जाता है फाइनेंशियल एसेट्स का। लाइक सपोजिंगली अगर कोई फर्म है एक्स, एक फर्म है एक्स, उसकी जो लाइक वो बहुत अच्छी चल रही है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो उसकी अगर जो इन्वेस्टर्स हैं वो देखेंगे कि यार ये कंपनी तो बहुत प्रॉफिट कमा रही है, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो फाइनेंशियल मार्केट में उस कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर उस कंपनी के जो शेयर्स हैं सपोजिंगली वो 10 रुपीज़ के थे, राइट, लेकिन वो प्रॉफिट कमा रही थी, तो इन्वेस्टर्स ने कहा कि हमें इसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, हमें इसी कंपनी के शेयर्स चाहिए, तो डिमांड जो थी वो इस कंपनी के शेयर्स की इंक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से इस कंपनी के जो शेयर्स हैं उनका प्राइस रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, सपोजिंगली ₹2.15 और ₹2.20। मतलब कि बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट में जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उनका प्राइस भी डिटरमाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इन द मार्केट। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो इन्वेस्टर्स, जो बिजनेसेस हैं, जो हाउस होल्ड है, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो चाहेंगे कि वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करें, जिसकी वजह से उस कंपनी का जो प्राइस है उनके शेयर्स का, डिबेंचर्स का, वो इंक्रीज़ हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड एंड द वाइसा वर्सा इज ऑल्सो पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट है एल से लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। अब बेसिकली इसको लिंक करो आप डेफिनेशन से। डेफिनेशन में क्या था, मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अब बेसिकली अगर कोई कंपनी अपने एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स निकालती है लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, लेकिन उसके पास अगर फाइनेंशियल मार्केट ही ना होती तो वो कंपनी अपने शेयर्स या डिबेंचर्स को कैसे इन्वेस्टर्स को बेचती, नहीं बेच पाती। तो इसीलिए जो फाइनेंशियल मार्केट है वो हेल्प करती है उन्हें उनके जो शेयर्स वगैरह हैं उनको सेल आउट करने में, और वो लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल एसेट्स को। अब ये लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड करती है, सपोजिंगली एक इंडिविजुअल था, उसने अपने लाइक सपोजिंगली ₹10 लाख, एक इंडिविजुअल के 10 लाख रुपीज़ थे, उसने कंपनी में इन्वेस्ट किया, दैट इज़ वाई कंपनी। जब वो कंपनी अच्छी चल रही थी तो उसने अपने 10 लाख जो सेविंग्स थी वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन बाद में उसे ऐसा लगा कि यार जितना मैंने सोचा था उतना मुझे रिटर्न मिल नहीं रहा है, तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि इस इन्वेस्टमेंट को यहाँ से निकाल के सिर्फ 2 लाख रहने दूँ और 8 लाख रुपीज़ जो है वो इस कंपनी से विड्रॉ कर लूँ,
राइट। उस इंडिविजुअल ने सोचा कि मैं 2 लाख ही रहने देता हूँ और 8 लाख जो है ना वो विड्रॉ कर लेता, क्योंकि मुझे अब इस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि कंपनी मुझे उतना रिटर्न नहीं दे रही जितना मैंने सोचा था। तो जब उस इंडिविजुअल को ये 8 लाख रुपीज़ के शेयर्स जो थे वो बेचने थे, तो वो कहाँ आएगा? फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट में वो ये डाल देगा कि भाई मुझे अपने शेयर्स बेचने हैं और जो खरीदना चाहता है वो आके मुझसे खरीद लो। अब बेसिकली अगर फाइनेंशियल मार्केट ना होती तो क्या वो इंडिविजुअल अपने 8 लाख रुपीज़ के शेयर बेच पाता? नहीं बेच पाता। उसे उसी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखने पड़ते वो पूरे 10 लाख रुपीज़ टिल द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, राइट। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट की वजह से जो उसके 10 लाख रुपीज़ के फाइनेंशियल एसेट्स थे शेयर्स की फॉर्म में, उन्हें लिक्विडिटी मिल गई, मतलब वो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते थे। उसने कहा मार्केट में जाके, फाइनेंशियल मार्केट में, कि मुझे 8 लाख के शेयर्स बेचने हैं, आप खरीद लो, कोई भी जो खरीदना चाहता हो। एक बंदा आया, हाँ भाई मुझे खरीदना है, आप मुझे दे दो और मुझे कैश दे दो, ये हो गया। तो मतलब कि फाइनेंशियल मार्केट जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं कंपनीज के, उनको लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करती है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज सी से, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिड्यूस्ड। मतलब कि फाइनेंशियल मार्केट की वजह से कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे रिड्यूस हो जाती है। बेसिकली अगर फाइनेंशियल मार्केट ना होती तो जैसे किसी भी कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अपनी बहुत एनर्जी, बहुत टाइम और बहुत मनी वेस्ट करनी पड़ती। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट की वजह से हम सीधा वहाँ जाते हैं या फिर हम अपने नेट पे स्क्रॉल करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट आखिर होती कैसी है। हम स्क्रॉल करते हैं, हमें जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, जस्ट क्लिक पे हम अपने पैसे उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल मार्केट की वजह से कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिड्यूस हो पाती है, क्योंकि हमारी एनर्जी, हमारी मनी और टाइम, नॉलेज को गैदर करने में जो वेस्ट होती वो सेव हो पाती है ड्यू टू फाइनेंशियल मार्केट। तो ये थे चारों पॉइंट्स फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मार्केट के। दैट इज पीएम को बोलो एलओसी तोड़े ताकि फाइनेंशियल मार्केट अच्छे से फंक्शन कर सके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। मतलब कि जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको भी क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स की मार्केट में, दैट इज मनी मार्केट और एमएम, एंड कैपिटल मार्केट दैट इज सीएम, राइट। अब बेसिकली मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट आखिर होती क्या है। मनी मार्केट को आप करंट एसेट से रिलेट कर सकते हो जिनकी मैच्योरिटी विद इन 1 ईयर हो जाती है, मैच्योरिटी विद इन 1 ईयर। अब जिन फाइनेंशियल एसेट्स की मैच्योरिटी 1 साल में हो जाती है उनको हम डील करते हैं मनी मार्केट में। लेकिन जो फाइनेंशियल एसेट्स जो हमारे 1 साल के अंदर मैच्योर नहीं होते उनको हम डील करते हैं कैपिटल मार्केट में। अब बेसिकली जैसे कि हमने कोई फाइनेंशियल एसेट लिया, लाइक सपोज मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया लेकिन सिर्फ 7 मंथ्स के लिए, सपोजली 7 मंथ्स, तो वो मेरा किसके अंडर आ जाएगा? मनी मार्केट के अंदर। लेकिन अगर मैं उस कंपनी के शेयर्स लेती, दैट इज़ फॉर, या फिर डिबेंचर्स लेती 5 ईयर्स के लिए, डिबेंचर्स मैंने लिए उस कंपनी के, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाता? कैपिटल मार्केट का, बिकॉज इन डिबेंचर्स की जो मैच्योरिटी है वो मोर देन 1 ईयर में हो रही है, तो इट विल बी डेल्ट अंडर कैपिटल मार्केट। अब नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? बेसिकली जो कैपिटल मार्केट में फाइनेंशियल एसेट्स आते हैं उन्हें 2 तरीके में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी में वो आते हैं जो फर्स्ट टाइम इशू किए जाते हैं, फर्स्ट टाइम इशू, और सेकेंडरी में वो आते हैं जो आफ्टर फर्स्ट टाइम आते हैं, राइट। मतलब कि लाइक सपोज एक कंपनी है, उसने अपने शेयर्स इशू किए फॉर द फर्स्ट टाइम 10,000 शेयर्स, तो वो किस में आएंगे? प्राइमरी मार्केट में। लेकिन जो वो 10,000 शेयर्स थे उन्हें लोगों ने परचेज कर लिया, कुछ सालों के बाद उन लोगों को लगा कि हमें इस कंपनी में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं है कुछ लोगों को, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने 5,000 शेयर्स बेचनी है। तो एक बार तो वो शेयर्स डील हो चुके हैं ना, जब वो
दूसरी बार डील करेंगे उन शेयर्स को, तो दैट विल कम अंडर सेकेंडरी मार्केट। तो हमने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके की होती है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में वो फाइनेंशियल एसेट जिनकी मैच्योरिटी 1 साल में हो जाती है, और कैपिटल मार्केट जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा में होती है। कैपिटल मार्केट फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वो जिसमें फर्स्ट टाइम इशू किए जाते हैं फाइनेंशियल एसेट्स, और सेकेंडरी जिसमें आफ्टर फर्स्ट टाइम जो एसेट्स फाइनेंशियल एसेट्स आते हैं डीलिंग करने के लिए, दैट आर कवर्ड अंडर सेकेंडरी मार्केट। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि मनी मार्केट क्या होती है, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मनी मार्केट को डिटेल में, मनी मार्केट क्या होती है, और साथ ही साथ मनी मार्केट के अंदर कौन कौन से एसेट्स आते हैं या फिर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट के। तो सबसे पहले हम देखते हैं मनी मार्केट आखिर होता क्या है। बेसिकली दे आर द शॉर्ट टर्म फंड जिसमें हम डील करते हैं, जिनका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, लेस देन 1 ईयर, राइट। शॉर्ट टर्म फंड जिनका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर का होता है, उनको हम डील करते हैं मनी मार्केट में। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर द क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। इस पॉइंट को समझने के लिए मैं अकाउंटेंसी का एक टॉपिक यूज करूंगी, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, राइट। एक टॉपिक होता है ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसमें हम क्या सिर्फ कैश को इंक्लूड करते हैं, नहीं, बल्कि उन एसेट्स को भी इंक्लूड करते हैं जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मतलब कैश, और साथ ही साथ वो एसेट्स भी जो कैश के ही जितने बराबर लिक्विड हैं, जितनी जल्दी हम कैश के थ्रू कुछ ले सकते हैं, उतनी ही स्पीड से हम इन एसेट्स को भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मनी मार्केट में भी जो इंस्ट्रूमेंट्स डील किए जाते हैं, दे आर द क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। मतलब क्या कह सकते हो कि जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट कैश या मनी के ही बराबर होते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो लिक्विड इन नेचर या फिर हाईली लिक्विड। मतलब कि जो मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दे आर हाईली लिक्विड एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मनी मार्केट में जो होते हैं, जो एसेट्स को हम डील करते हैं, दे इन्वॉल्व द ट्रेडिंग ऑफ लो रिस्क अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट दैट आर हाईली लिक्विड। मतलब कि मनी मार्केट में हम उन इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग करते हैं जिनमें रिस्क कम होता है, अनसिक्योर्ड होते हैं, शॉर्ट टर्म डेट होते हैं, शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं, लो रिस्क होता है, एंड आर हाईली लिक्विड, मतलब कि बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि बेसिकली मनी मार्केट ऐसे नहीं है कि कोई फिजिकल लोकेशन, आपको वहीं जाके आप मनी मार्केट में डील कर सकते हो। यू कैन डील वाया मोबाइल, इंटरनेट एक्सेट्रा, एनी ऑनलाइन मेथड एज वेल। तो ये हमने पढ़ा मनी मार्केट के बारे में। अब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब कि मनी मार्केट में कौन कौन से फाइनेंशियल एसेट्स आते हैं, अब हम उनको पढ़ेंगे डिटेल में। नाउ द फर्स्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज ट्रेजरी बिल्स। अब बेसिकली ट्रेजरी बिल्स को जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहा जाता है एंड दे आर इशूड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ट्रेजरी बिल्स जो है वो आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। लाइक मतलब आप गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो, लेकिन ये काम कौन करता है, गवर्नमेंट के लिए आरबीआई। दे आर इशूड लाइक अ प्रॉमिसरी नोट। अब बेसिकली प्रॉमिसरी नोट क्या होता है कि हम आपको एक ऐसे पेज पे लिख के दे देंगे या फिर रिटर्न में या टेक्स्टेड कि वी आर प्रॉमिसिंग कि आप हमें इतने पैसे दे रहे हो और फिर इतने टाइम के बाद हम आपको इतने पैसे रीपे कर देंगे। दैट इज कॉल्ड प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स को हम जीरो कूपन बॉन्ड्स कहते हैं। दे आर इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे आर लाइक द प्रॉमिसरी नोट्स। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ट्रेजरी बिल्स इज दैट द मिनिमम अमाउंट इज 25,000। मतलब कि आप 25,000 से कम का तो ट्रेजरी बिल बना ही नहीं सकते या ले ही नहीं सकते।
और इन मल्टीपल्स, मतलब कि या तो 25,000 मिनिमम अमाउंट होगा या फिर 25,000 के मल्टीपल्स में, लाइक 50,000, 1 लाख, 1,50,000। तो ऐसे जो होंगे उन्हीं की टर्म्स में आप ट्रेजरी बिल्स को ले सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई भी अमाउंट ले कि 40,000 का दे दो, 30,000 का दे दो, 37,000 का दे दो, ऐसा नहीं। 25,000 या फिर उसके मल्टीपल्स में ही आपको ट्रेजरी बिल्स इशू होते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि ये इशू कैसे होते हैं या कौन इशू करता है। मेन पॉइंट आता है कि ट्रेजरी बिल्स में हमें इंटरेस्ट कैसे मिलता है। एक्चुअली इनमें जो इंटरेस्ट है वो आपको डिस्काउंट के बेसिस पे मिलता है। मतलब कि मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। लाइक सपोजिंगली मैंने ट्रेजरी बिल बनवाया 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। मैंने कहा कि आप मेरे को 1 लाख रुपीज़ का ट्रेजरी बिल बना दो, मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूँगी और आप मेरे को इंटरेस्ट दे देना, ठीक है, बाद में मेरे 1 लाख रुपए के साथ। अब सपोजिंगली इस 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट बनता था 5,000। सपोजिंगली जितने टाइम पीरियड के लिए मैंने अपने पैसे दिए 1 लाख रुपए, उस पर इंटरेस्ट बनता था 5,000। तो मैंने RBI को कहा कि मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूँगी, इतने टाइम के बाद आप मुझे 1,05,000 रुपये दे देना। तो RBI क्या कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप ऐसा करो कि जितना अमाउंट है उसमें से इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो और पहले ही डिडक्ट कर लो। दैट इज़ 95,000 हमारे पास आ गया। तो आप मुझे 95,000 दे दो, बाद में जब मुझे वापस करना होगा तो मैं इसमें इंटरेस्ट ऐड करके आपको वापस दे दूँगा। मतलब RBI क्या कहता है कि आपको मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं दूंगा, बल्कि आप मेरे को कम पे कर दो। मतलब कि अगर मुझे 1 लाख रुपए का ट्रेजरी बिल बनवाना है तो आप मुझे उसमें से 5,000 जो उसका इंटरेस्ट है वो डिडक्ट करके 95,000 दो, ताकि जब मैं आपको वापस दूं तो वो 1 लाख ही हो। मतलब कि जितना अमाउंट ट्रेजरी बिल में लिखा गया है उतना ही आपको मिलेगा एट द एंड और एट द रिडम्पशन टाइम, लेकिन जो डिस्काउंट या जो इंटरेस्ट है वो आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। इसको एक और एग्जांपल लेते हैं। लाइक सपोज मैंने बनवाया 50,000 का बिल कि भाई मैं 50,000 इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। RBI ने कहा कि मैं इस पर आपको सपोजिंगली 3,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई बढ़िया, तुम 50,000 ले लो, 6 महीने के बाद मेरे को 53,000 या 53,000 दे देना। लेकिन RBI ने कहा कि नहीं, आप इंटरेस्ट पहले ही ले लो। मतलब कि ये जो 3,000 इंटरेस्ट है या पहले ही माइनस करके मेरे को 47,000 दे दो, और फिर बाद में मैं आपको 3,000 ऐड करके दैट इज़ इंटरेस्ट तो 50,000 दे दूंगा। मतलब कि आप मेरे को पहले ही अपना इंटरेस्ट काट के पैसे दो, ताकि मैं आपको फिर बाद में उतने ऐड करके दे सकूँ, राइट। इन शॉर्ट इसका मतलब क्या हुआ कि RBI कहता है कि अगर जैसे सपोजिंगली मेरे को 1 लाख रुपए देने थे और इंटरेस्ट था 5,000 का, तो आप मुझे दे दो 95,000, बाद में मैं आपको इंटरेस्ट दैट इज़ 5,000 ऐड करके दे दूंगा, विच विल बिकम 1 लाख, राइट। ये सिंपल सा है कि RBI कहते हैं कि जितने अमाउंट पे इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट डिडक्ट करके आप मेरे को पैसे दो, और फिर मैं उस अमाउंट को जोड़ के टोटल अमाउंट बना दूंगा। तो ये होता है ट्रेजरी बिल दैट इज 0 कूपन बॉन्ड्स। नाउ द नेक्स्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज कमर्शियल पेपर। अब बेसिकली कमर्शियल पेपर क्या होता है? इट इज़ एन अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट मैंने आपको बताया कि क्या होता है, एंड इट इज़ अनसिक्योर्ड, मतलब इसको किसी कोलैटरल के थ्रू सिक्योर नहीं किया जाता। नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल का मतलब कि हम किसी और पर्सन पे उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड बाय लार्ज कंपनीज। बेसिकली जो ट्रेजरी बिल था वो कौन इशू करता था? RBI। लेकिन जो कमर्शियल पेपर है वो जो बिग MNCs है या लार्ज कंपनीज है वो यूज़ करती हैं इसके थ्रू फंड्स रेज करने के लिए। नाउ नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर का मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है? 1 ईयर से तो कम ही होगा, तो 15 डेज इसका मिनिमम टाइम है, एंड 1 ईयर इज़ द मैक्सिमम अमाउंट जिसके लिए कमर्शियल पेपर इशू किया जा सकता है, दैट इज़ 15 डेज टू 1 ईयर। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि एक्चुअल में
कमर्शियल पेपर में हमें इंटरेस्ट कैसे मिलता है, इट इज़ एज सेम एज ट्रेजरी बिल में जो हमने पढ़ा। लाइक सपोजिंगली अगर मुझे 1 लाख रुपए मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए तो वो मुझे कहेंगे कि आप 96,000 दे दो, 4,000 हम इंटरेस्ट दे देंगे तो 1 लाख रुपीज़ आपका हो जाएगा पूरा। तो वैसे ही कमर्शियल पेपर में भी होता है, मनी से रिलेटेड जो डीलिंग होती है। नाउ लास्ट पॉइंट अबाउट कमर्शियल पेपर इज ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो लार्ज कंपनीज होती हैं वो कमर्शियल पेपर इशू करती हैं टू मीट फ्लोटेशन कॉस्ट। मतलब कि जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है दैट इज द कॉस्ट used to raise the funds, that is called flotation cost। तो बेसिकली उस फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज कमर्शियल पेपर को इशू करती हैं एंड दैट इज कॉल्ड ब्रिज फाइनेंसिंग। सो ब्रिज फाइनेंसिंग इज व्हेन कमर्शियल पेपर्स आर इशूड टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट। और इसमें डीलिंग कैसे होती है, सेम एज दैट ऑफ ट्रेजरी बिल्स। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं क्लास खत्म करने से पहले रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, फिर हमने पढ़ा फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन क्या होता है, फिर हमने पढ़े फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, राइट। फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड देन हमने पढ़ा मनी मार्केट के बारे में एंड उसके 2 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, राइट। अभी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स ख़त्म नहीं हुए हैं, मनी मार्केट के 3 और इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज देयर इन टोटल 5। लेकिन आज की क्लास हम ये ख़त्म करते हैं विद 2 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो।